Assalamualaikum and welcome to Coffee with Ali Salman, where you come across people who have substantially contributed directly or indirectly. पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पिछले 75-76 साल से हम एक ऐसे अलमिया में जी रहे हैं जहाँ रोज़ एक अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो उसको कोई और ले जा चुका होता है, अपॉर्चुनिटी को नहीं, खटखटाने वाले को. Having said that, पाकिस्तान, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with so many blessings. सिर्फ हमारा प्रॉब्लम ये है कि पहचानने की ज़रूरत है उन चीज़ों की. बाज़ औक़ात ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी एक सिन हो जाता है और बाज़ औक़ात ना जानना भी जो है वो उससे बड़ा क्राइम होता है. बट ब्यूटीफुल टाइम्स आर हेयर. अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें वो मौका दे दिया जहाँ पाकिस्तान इज़ नॉट डेस्टिन्ड टू अचीव इट्स एब्सोल्यूट ग्लोरी. And there are many unsung heroes. There are heroes that have existed in the past. There are heroes who have been silently working, trying to develop a roadmap and a path for Pakistan to achieve its absolute glory. One of those heroes is with me today, tonight. और मुझे ये बड़ा एजाज़ हासिल है कि मैं इनको बहुत सारे सालों से जानता हूँ और मुझे ये भी एजाज़ हासिल है, मुझे हमेशा लगता है कि मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जानता. आज की इस नशिस्त में, इस बैठक में, इस गुफ्तगू में, इस कॉफ़ी विद अली सलमान में इनको जानने की कोशिश करेंगे और स्टेक होल्डर्स को मैं दावत दे रहा हूँ जिनमें से हर एक को टैग करके मैं ये प्रोग्राम भिजवाऊँगा कि आओ देखो, सीखो, सोचो, समझो और अमल भी करो. मेरा भाई, मेरा दोस्त, a beautiful soul, आमिर डैडी इज़ विद मी. बड़े घर में पैदा होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उससे बड़ी जिम्मेदारी अपने नाम की लेगेसी को कंटिन्यू करना होता है. कैसे, किस तरह, आइए मिल के पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम आमिर. कैसे? यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. मुझे पहले ये बताएं कि मैं थोड़ा सा ना, मैं जेलस नहीं होता भाइयों से, मैं एनवी करता हूँ. मैं हमेशा आपको याद है, मैं कहता हूँ कि इस मुल्क का अलमिया ये कि हम हीरोज़ नहीं बनने देते. हम इंतज़ार करते हैं कोई चला जाए, फिर हम ना सोशल मीडिया पे इतना तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर देते हैं. अगर उसका 5% भी हमने वैसे रखा हो ना, लेकिन ये तो मोइन भाई, क्योंकि दिस शो इज़ अ डेडिकेशन टू मोइन अख्तर साहब. मोइन भाई मरहूम, मोइन भाई यू विल लिव फॉर एवर एनीवेज. आई एम सॉरी आई यूज़ द वर्ड मरहूम. आपने ये 30 किलो वज़न जो है, अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए, क्यों कम किया? और आपने ये कम करते हुए 5-6 किलो मेरा भी कम करवा देना था. अली भाई, मैंने पहले 50 किलो कम किया था, फिर वो 50 में से 45 किलो मैंने 5 साल उसको 45 किलो लेस पे मैंने मेंटेन किया था. फिर पिछले 2020 में फिर मैं पहाड़ों पे 1-1.5 साल जो पहाड़ों पे घूमता रहा, मैंने सारी डाइट शाइट सब कुछ छोड़ दी थी. वो तो आपके मुर्शिद का हुक्म था ना. तो वो फिर जो इतना मैं घूमा हूँ पूरे पाकिस्तान के पहाड़ों में, तो उस वक्त डाइट बिल्कुल छोड़ दी थी, तो 25 किलो ज़्यादा वापस हो गया था. आमिर, आपने 6 महीने में ख़त्म. आपने एक अहद लिया, किया अपने आप के साथ कि आपने पाकिस्तान को सुधारना है. आपने इस अहद को करने से पहले या करने के बाद ये एक रिसर्च की. स्टार्ट करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी से. एक आमिर डैडी को मैं जानता हूँ जिसको लोग कहते हैं यार वो क्या फारिग आदमी है, फजूल आदमी है, टाइम ज़ाया करता है, ये करता है, वो करता है. बट एक आमिर को मैं जानता हूँ जो स्पिरिचुअली बड़ा डीप रूटेड है. वो एक्चुअली कौन सा टाइम ज़ाया करने वाला है, स्पिरिचुअली डीप रूटेड वाला है? दोनों एक ही हैं. आपके अंदर एक बाबा छुपा हुआ है या आप किसी बाबे में छुपे हुए हैं? नहीं, थोड़ी सी इधर उधर से बातें शातें पढ़ लेते हो तो बस लोगों को लग जाता है, बाकी तो अंदर कुछ नहीं है. भाई, इधर उधर से बातें करने से ना बर्तन कभी, जो देखें जिस दरख्त पे फल लगे होते हैं वो ऐसे ही होता है. जो मेरी तरह के खाली बर्तन होते हैं ना, वो शोर तीन पांडे जिसको हम कहते हैं पंजाबी में. लेट्स स्टार्ट विद योर एजुकेशन जर्नी. एजुकेशन मैं 9th ग्रेड में, आफ्टर 9th ग्रेड के पेपर्स देने के बाद माई मॉम सेंड मी विद माई अंकल 2 महीने के लिए मामू के साथ के जाओ, कुछ टाइम ज़ाया करोगे, दोस्तों के साथ घूमोगे. मैं मामू का बताता चलूँ, अकील डैडी साहब हमारे मुल्क के एक बहुत बड़ा नाम है और उनका पाकिस्तान की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार है. मगर ये इंसान जो यहाँ बैठा है, ये अपने मामू से ज़्यादा अपने ख़ानदान का नाम रोशन करेगा. कैसे? यू विल फाइंड आउट. क्या हो गया अली भाई, आप सर मुझे पता है, मुझे पता नहीं, मेरा फेथ है, मैं आपको बता रहा हूँ, बट वील टॉक अबाउट इट. ठीक है. तो 2 महीने के लिए मैं गया था. दिस वॉज 91, 14 साल का मैं था. तो जब वो 2 महीने ख़त्म हुए तो आई डिसाइडेड आई डोंट वांट टू गो बैक टू स्कूल. तो उसके बाद मैंने मैट्रिक प्राइवेट दिया था और फर्स्ट ईयर इंटर भी कोशिश की थी, कुछ पेपर्स दिए, कुछ नहीं दिए, कुछ रह गए. तो देखा जाए तो अंगूठा छापूं. मेरे दो उस्ताद हैं, बिल गेट्स और बॉब प्रॉक्टर.
तीसरा उस्ताद आमिर डैडी है। ये तीनों यूनिवर्सिटियों में नहीं गए, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ गुड मैसेज। तो लेकिन तालीम हासिल करें, ज़रूरी नहीं वो यूनिवर्सिटियों, स्कूलों, कॉलेजों में मिलती हो। जी आमिर। लेकिन अली भाई, मैं समझता हूँ जो इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम है दुनिया में, हमारे पास तो उसका वर्स्ट है, लेकिन आज जो नॉलेज आपको अवेलेबल है, किसी भी स्टेज पे आप कुछ भी सीख सकते हो। आपको केमिस्ट्री में कुछ करना है, आपको बायोलॉजी में सीखना है। पहले नॉलेज के लिए एक्सेस बहुत कम था, आपको यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता था। तो अब जो आज के दौर की एजुकेशन है, बच्चों को उनका पोस्चर सिखाओ, उनको सोशल इंटेलिजेंस दो, उनको इमोशनल इंटेलिजेंस दो, उनको अपना पर्पस समझने की ताकत दो, तो वो जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। उन बच्चों को जिनको बकौल आपके सांस लेने का भी नहीं पता। सांस, जाहिर सी बात है, अब इस दुनिया में जो हमारा कनेक्शन है वो सांस से है। और हम में से आज तक किसी ने सोचा ही नहीं कि सांस भी कोई चीज़ है। टेकन फॉर ग्रांटेड। ना हम अपने ब्रेन के बारे में सोचते हैं, ना अपने पोस्चर के बारे में सोचते हैं। ये चीज़ें अगर हम बच्चों को सिखाना शुरू करें तो वो एक्सीलेंस अचीव करेंगे। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला जो है, जो मैं समझता हूँ, वो हमारे एलीट स्कूल है, क्योंकि मुल्क तो एलीट ही चलाते हैं ना, और जो कोई ऐसा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी नहीं है जिसमें हमने एक्सीलेंस अचीव किया हो। तो कहीं ना कहीं तो मसला है ना, और उस मसले को हमें सबको बैठ के एड्रेस करना पड़ेगा, तो ही हम आगे जा सकते हैं। आंखें बंद करने से तो मसले हल नहीं होते। अच्छा चलें, आपने फिर अंगूठा छाप, चले वो, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, देन व्हाट हैपेंड? यू स्टेड विद योर मामू फॉर अ व्हाइल? फिर मैंने समझे एक काम शुरू किया जो प्यून से एक लेवल के ऊपर का होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर? नहीं, प्यून के लेवल से ऊपर। सर मैंने जब कंपनी बनाई तो मैं 2 लोग थे, एक प्यून था, एक एमडी था। तो नहीं, मैं समझे प्यून था। ओके। तो बस काम शुरू किया, 2-3 साल में आई बिकम एजेंट। तो फ्लोर पे। कौन से मुल्क के एजेंट बने आप? नहीं, मैं स्टॉक एक्सचेंज का एजेंट। स्टॉक एक्सचेंज में जो सौदे करते हैं, मैंने कहा शेयर्स की खरीदो फरोख्त, क्योंकि उस वक्त आउटक्राई सिस्टम होता था। अच्छा, रूहानियत पे जूते सीधे करने से शुरू होता है, यहाँ पीएन से शुरू होता है, ठीक है। तो बस 17 साल की एज तक तो मेरा नाम फ्लोर पे सबने दहशतगर्द रख दिया था। इसकी कोई खास वजह थी? फियरलेस। अच्छा, फियरलेस हो गया था। ओके। With the blessings of your मामू? नहीं, मैं तो खुद ही, एक्चुअली मैं जब 40 का हो के जब मेरा बेटा डायग्नोज हुआ ADHD से और डिस्ग्राफिया से, तो जब मैंने अपनी पीछे जाके ज़िंदगी देखी तो उसमें मुझे पता, मतलब मैंने जाके You were also डिस्ग्राफिया। वाओ। वो मुझे पता चला। इसको आप आसान उर्दू में लोगों को समझाएं, बिकॉज मेरा बच्चा, ही हैड द सेम प्रॉब्लम। हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बच्चों को डायग्नोज कर सकें इन देयर अर्ली चाइल्डहुड। अच्छा, डिसलेक्सिया इज़ अ रीडिंग डिसेबिलिटी और जो डिस्ग्राफिया इज़ अ राइटिंग डिसेबिलिटी। तो जिस तरह डिसलेक्सिया में आपको पढ़ने में मुश्किल होती है, यहाँ पे आपको लिखने में मुश्किल होती है। मेरे डायरेक्टर को पढ़ने लिखने दोनों में प्रॉब्लम है, उसको क्या कहेंगे? उसको कुछ और होगा। ओके। प्यार होगा शायद। होमोजेनिक। जी। तो जब मेरे बेटे को डायग्नोज हुआ तो मैंने जाके अपनी पीछे ज़िंदगी देखना शुरू की। तो मुझे याद आया कि जब मैं सौदे करता था, तो जब आपके पास इतनी इस साइज़ की सौदा बुक होती थी, उसमें आपने जिससे सौदा लिया है, I like it, सौदा बुक। हाँ, नंबर्स ऑफ शेयर आपको लॉट में लिखने होते थे, नीचे प्राइस लिखनी होती थी, और जो ब्रोकरेज हाउस है उसका सिंबल लिखना होता था, एजेंट का सिंबल लिखना होता था। अब मेरी तो स्कूल में भी राइटिंग इतनी बुरी थी जिसकी वजह से मैं स्कूल में पढ़ नहीं सका कभी। तो मैं जो सौदे लिखता था मैं खुद नहीं पढ़ सकता, इसलिए आप फियरलेस से अब मार्केट में भी सबको पता चलना शुरू हो गया, रोज़ मेरे मसले शुरू होने। अब मार्केट का एक रूल था कि अगर 2 लोगों के ऊपर डिस्प्यूट है तो जिसकी राइटिंग में कटिंग होगी डिसीजन उसके अगेंस्ट जाएगा। और मेरी राइटिंग में मैं खुद नहीं पढ़ सकता था। तो उस एज पे रोज़ मेरे साथ ऐसा होना शुरू हो गया कि मैं, अब जैसे एक ब्रोकरेज हाउस है उसका नाम है सुल्तान अहमद ज़करिया, एक का है सुल्तान अहमद लाखानी, तो SAZ और SAT मैं खुद नहीं पढ़ सकता था और लोगों को भी पता चल गया। तो रोज़ उस एज पे मेरा 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये का रोज़, 50 हज़ार रुपये का रोज़ लॉस होना शुरू। तो अब ये अल्लाह का करम है, मैं इसलिए कहता हूँ अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो फिर मैंने कहा यार चलो, अब या तो मैं ये भी छोड़ के वापस भाग जाऊँ या मैं ऐसा काम करूँ कि मुझे फ़र्क ही ना पड़े। तो फिर मैं इतना एग्रेसिव हो गया था और इतना फेयरलेस हो गया था, तो दैट हेल्प मी। तो But that did not help your investors, that only helps you. नहीं, मेरे इन्वेस्टरों को तो फायदा ही हुआ। मैंने सबको पैसे कमा के नुकसान होता तो अपने ऊपर रख लेता था। मामू कहते थे। तो वहाँ से फिर what was the next journey from agent to? फिर आउटक्राई सिस्टम जब तक था तो मैं एजेंट ही था। फिर मैं ऑफिस में आ गया,
तो फिर मैंने वहाँ भी आप दहशतगर्द रहे अकील भाई के दफ्तर में? फिर जो कैट्स पे भी, जो कैट्स अब जो आया था उस पर भी मैं लड़के को, जब मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाती थी तो मैं उसको कहता तू हट जाओ। एक क्वेश्चन, अभी लिखने में अगर आपको डिसेबिलिटी या कोई प्रॉब्लम था तो टाइपिंग में भी वो होता था या नहीं? नहीं, वो देखें, जो इसमें दो इश्यूज होते हैं। जो डिस्ग्राफिया, उसमें दो इशू, एक तो आपके हाथ के मसल्स वीक होते हैं, और दूसरा जब आप लिखने जाते हो तो आपका ब्रेन सिग्नल देना बंद कर देता है। लेकिन टाइपिंग में वो इशू ये वाली टाइपिंग में नहीं था, क्योंकि लिख नहीं रहे होते, तो ये तो आप सौदा डाल के शूट कर रहे हो। तो इस पे मैं तेज था, इस पे, क्योंकि जो मार्केट का जो मेन काम था ना वो डिसीजन मेकर कि आपने सौदा इन्वेस्ट इन व्हिच कमोडिटी एंड व्हाट प्राइस। मेरा एक उसूल था कि मैं सौदा ट्रेड अपनी पूरी कर देता था। जब मैं फ्लोर पे भी था, मुझे लेने होते तो मैं ऊपर नीचे मार्केट देख के मैं अपनी ट्रेड पूरी करता। मेरी कोशिश होती थी कि लेके पछताओ या बेच के पछताओ, क्योंकि जब आप मिस कर देते हो और मार्केट ऊपर जाती है तो फिर वो लॉस बड़ा होता है। Agreed. तो मैं हमेशा से एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छा था। और जब कैट्स का भी था तो उसमें भी अच्छा था, तो मजा आया। So you came to the office and then what happened next? तो मैं I started in 91 and 2008 तक मैंने ये काम किया। 2008 में एक रात मैंने कहा यार अब जो मैं इंसान बन रहा हूँ वो मैं नहीं रहना चाहता। ये सेल्फ इनिशिएशन था या कंपनी थी या पीयर प्रेशर था? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो मेरी एक जर्नी का पार्ट ये भी है कि आई स्टार्टेड पार्टिंग अलॉट। ओके। 2003 से लेके 2007 तक आई यूज्ड टू पार्टी अलॉट, और आई यूज्ड टू इनवाइट एवरीबडी, और काफ़ी पार्टी करता था मैं। तो एक दिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई, अपने दोस्तों से बेटर हुआ, दोस्तों से लड़ाई की। तो उस रात को फिर मैंने सोचा कि यार ये इंसान तो अब मैं नहीं बनना चाहता हूँ। अच्छा, इस पर एक सवाल है बच्चों के लिए, स्पेशली पेरेंट्स इनके बच्चे अभी छोटे हैं। ये जो पार्टी होती है ये पेयर प्रेशर होता है, नंबर 1। नंबर 2, इन पार्टीज में अल्कोहल और ड्रग्स होती है। आई एम नॉट सेइंग दैट आपके वहाँ खुदा ना खास्ता होता होगा। नहीं होता है, जाहिर बात है ना? हाँ, मतलब आप मना उसको पार्टी क्यों हुई? अच्छा, ओके, ठीक हो गया, अंडरस्टूड, फाइन। सो वी विल कम बैक टू दैट व्हेन वी कम टू द अदर बिट। सो ओके, पार्टी वाले दिन फिर आपको रियलाइज हुआ कि दिस इज गेटिंग वे आउट ऑफ कंट्रोल। मैं बहुत खुश होता था, हमेशा लोगों को इनवाइट करता था, दोस्तों को भी कराता था, सबको खुश करता। लेकिन जिस दिन मैं बिटर हुआ तो मैंने कहा यार अब ये इंसान तो मैं नहीं बनना चाहता। राइट। तो उस रात फिर मैंने सोचा यार आई नीड टू चेंज माई लाइफ स्टाइल। ठीक। और मैंने कहा यार जो मैं काम इतने सालों से कर रहा हूँ उसमें मुझे पैसे कमाने का, मतलब पैसे मैं कमाता था चले जाते थे, मैं ज़ीरो हो जाता था। मतलब 18 साल में कोई मैं 10 दफ़ा ज़ीरो हुआ हूँ, क्योंकि मैं इस तरह काम करता था, ऑल इन होता था। ये तो पाकिस्तान की जर्नी लग रही है, बट मैं ऑल इन रहता था। मेरे पास जो कुछ होता था मैं उसको लेवरेज में, इतना ज़्यादा लेवरेज होता था कि मुझे पता था 2-3 दिन मार्केट नीचे गई तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस भी था कि नेक्स्ट टाइम मैं उससे ज़्यादा बनाऊँगा। ओके। क्योंकि मैंने पहली दफ़ा जो लॉस किया था 1 लाख रुपए का किया था 91 में, तो मैं फिर 10 लाख बनाया। फिर मैंने 10 लाख का किया तो एक शैतानी सवाल आ रहा है, मामू इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं गाइड करते थे? यार अगर मैं ये बोलूँ, मामू का मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना बोलता हूँ कि अगर पाकिस्तान की जवाब मिल गया बस ठीक है, आपकी शक्ल से मिल गया, आगे चलते हैं। नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ इसको। देखें, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे गलत काम हैं जिसको हम करते हैं ये सोचे बगैर कि वो गलत है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी मार्केट में इनसाइड ट्रेडिंग नॉर्म है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? होती। और जैसे जब मैं एजेंट था तो उस वक्त जो 60% एजेंट थे वो सौदे इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं, क्लाइंट्स को देते ही नहीं थे पूरे। अच्छा, खुद ही कर रहे होते? क्योंकि उस वक्त कोई, मतलब आप सौदा बुक पे सौदा लिख रहे हो, उसको चेक करने का कोई तरीका नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो तो ऐसा टाइम था कि जो नीचे फ्लोर पे है उसी की बादशाह थे। वाह। आपने उसको 30 रुपये PTCL लेने का बोला, 30 रुपये रेट चल रहा, आपने बोला 30 रुपये 50 पैसे तक ले लेना। मार्केट हो गई थोड़ी देर में 31 रुपये। अब आपने उसको बोला भाई आपने 1 लाख बोले थे, मुझे 25,000 मिले। उसको कोई चेक नहीं कर सकता था, तो इसी वजह से मार्केट भी आगे नहीं जाती थी। तो हम लोगों की सोसाइटी में उस वक्त से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम सब करते हैं और उसको सही समझ के करते हैं। चलो ठीक हो गया, फिर वापस पार्टी पर चेंज होने वाली एपिसोड। तो वो एक रात मैंने सोचा कि फिर मैं मामू के पास गया, मैंने कहा मैंने सुना है आप एक दुबई में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो उन्होंने कहा तू जाएगा भी तो तू वापस आ जाएगा, तू स्टॉक छोड़ नहीं सकता। क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम तक कहते रहते थे कि तू इतना मतलब काम कर, इन्वेस्टमेंट का कर, जितना तू एग्रेसिव ट्रेडिंग करता है ये नहीं कर, ये सही नहीं है, जितना लेवरेज पे काम करता है ये सही नहीं। तो मैं मानता नहीं था, अपनी करता था।
तो मेरा उनसे बहुत मोहब्बत का व्हाट इज रिश्ता है। इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट ये है कि आपके अपने जो पैसे हैं वो आपने लगाए हुए हैं और उसी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ओके। और मैं करता था, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसके भी शेयर्स होते थे और उसके अगेंस्ट प्लेज करा के और भी लेवरेज करके रखता था। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मैं दुबई चला गया 1 साल के लिए। तो फिर 1-1.5 साल दुबई रहा, थोड़ा उनके प्रोजेक्ट पे काम किया, फिर थोड़ा मीट का ट्रेडिंग। ये कड़वा होने के बाद की बात है? हाँ, ये उसके बाद की बात। तो उसके बाद थोड़ी मीट की ट्रेडिंग की, थोड़ी ये की, फिर वापस आ गए। तो फिर एक अलग जर्नी शुरू हुई। फिर एक जर्नी शुरू होती जहाँ मेरी आपकी मुलाकात हुई, जहाँ आपने एक श्रिम्प फार्म बनाया और माशाल्लाह यू वर डेस्टिन्ड टू चेंज द वे द फिशरीज इंडस्ट्रीज वाज डूइंग फॉर पाकिस्तान, बट देन अ ट्रेजेडी अकर्ड। हाँ, वो देखें, आप कोई चीज़ नहीं करते हैं तो उसमें चीज़ें तो होती है, और मेरा ये है कि मैंने उसको सोचे समझे बगैर आई जम्प्ड इन। बट यू गेव इट योर ब्लड एंड स्वेट। हाँ, हमने उसको देखें, जब मैंने शुरू की थी श्रिम्प फार्मिंग, उसमें उससे पहले सिर्फ पाकिस्तान में गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट वाले करते थे, और जो हाईएस्ट प्रोडक्ट हुआ था वो जो आउटपुट था 300 किलो था, जो हुकूमत का था। हुकूमत का था। And yours was? हमने एक तालाब से 13 टन निकाला। और मुझे याद है फैसल इफ्तिखार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के चेयरमैन थे। ही स्पोक सो हाई अबाउट व्हाट यू वर डूइंग, एंड देन व्हाट हैपेंड? हाउ मेनी पॉन्ड्स डिड यू हैव? हमने 12 पॉन्ड्स कर रहे थे। 13 टन फ्रॉम ईच हमने पाउंड। हाँ, एक से 13 निकाले, किसी से 8 निकाले, किसी से, तो हमने 113 टन की माशाल्लाह क्रॉप यील्ड निकाली। कर दी पहली उसमें। तो वो एक बड़ी सक्सेस स्टोरी थी। एंड देन माय मॉम वाज सिक, सो आई टुक 1 ईयर ब्रेक। तो मेरी अम्मी को प्रोग्रेसिव स्टेनल एपिलेप्सी 2014 से था, तो 2016 में आई टुक 1 ईयर का ब्रेक। मैंने एफडीबी के साथ पार्टनरशिप में जॉइंट वेंचर किया हुआ था। 4 साल मैंने उनके साथ फार्म को रन किया। आखिरी साल मैंने उनको कहा आप खुद रन करें। तो उस बीच में फिर मेरी जर्नी में कुछ ऐसी चीज़ें शुरू हुई कि आई थॉट कि अब आई कांट गो बैक टू श्रिम्प फार्मिंग। आई हैव डन माई पार्ट। एंड व्हाट वाज दोस ट्रांसफॉर्मेशन? हमें जब आपने स्टॉक एक्सचेंज से एग्जिट लिया तो मुझे याद है उस वक्त आपकी कानकुनी में चले गए थे। हाँ, वो हमारे ग्रुप की एक कोल माइंस थी, चमालंग की कोल माइंस। जब मैं दुबई चला गया 1 साल के बाद जब दुबई में आया तो फिर मैंने कहा कुछ करते हैं, तो मैंने ये वाली माइन को देखना शुरू किया। तो उससे फिर मुझे पत्थरों में इंटरेस्ट शुरू हुआ। उससे क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे थे? वो तो कोल माइंस कोल माइंस कहाँ पे थी? वो चमालंग में, बलूचिस्तान में। कोलू मिक्तर के पास चमालंग एक एरिया है जहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया। ये वही कोलू है जिसके बारे में कहते हैं कोलू के बैल? हाँ, ओके। कोलू के बैल वो तो घूमने वाले होते हैं। ये इलाका है मरियो का इलाका। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ। फिर हमने एक मिनरल सैंड की डील की जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी माइन है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज माइन है। लेकिन फिर हमने उसमें से कोल नहीं, वो मिनरल सैंड की माइनिंग थी, हैवी मिनरल सैंड। हाँ, हैवी मिनरल सैंड। उसकी हमने पूरी डील की, लेकिन फिर आखिरी टाइम पे हम एग्जिट हो गए। अब वो गल्फ मिनरल्स वाले कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज माइन है। तो उस वक्त फिर मैं काफ़ी घूमा और 2 साल घूमता रहा। पाकिस्तान गया? पाकिस्तान में क्या क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। दिस वाज वेरी अर्ली कंपेयर्ड टू द रीसेंट एपिसोड्स। अच्छा, ओके। तो वो करके फिर एक दिन मैं मामू की ज़मीनें देखने गया साकरों पे। ओके। तो वहाँ एक बंदे से मैं, वो क्रीक साइड जो ज़मीनें थी, तो वहाँ पे कोई पुराने पॉन्ड्स बने हुए थे। तो मैंने कहा ये किस चीज़ के हैं? तो वो अलमानी बलोच साहब थे जिन्होंने 90s में पाकिस्तान में श्रिम्प फार्मिंग शुरू की थी। तो ये ज़मीन मामू की उसमें आ गई थी। तो मैंने कहा यार यहाँ पे, और वहाँ पे बंदा एक मछेरा था। मैंने कहा क्या पकड़, तो कहता है झींगा। तो मैंने कहा ये तो नेचुरल हैबिटेट है इसकी। तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने कहा मैं श्रिम्प फार्मिंग शुरू कर। मुझे याद है ये वो पॉन्ड है जिनके साथ वो क्रीक सी बनी हुई है, नेचुरल समंदर का रूट केनाल टाइप बना हुआ है। अच्छा, फिर आपने वो शुरू की? तो 5 साल आई गेव माई लाइफ टू श्रिम्प फार्मिंग, जिसमें आप श्रिम्प का अंडा बाहर से लाए थे और आपने हैचिंग यहाँ की थी? हाँ, हम अंडा बाहर से नहीं लाए थे, हम पोस्ट लार्वा बाहर से ला रहे थे। ओके। हमने एक दफ़ा ब्रूड स्टॉक भी मंगाया था बाहर से। ये आसान उर्दू में बताया, लार्वा क्या और फूड स्टॉक क्या? लार्वा वो बच्चा है जो अंडे के बाद के स्टेज पर होता है, ठीक है। तो वो तैयार होता है बिल्कुल। ये वियतनाम से लाते थे? हम लोग थाईलैंड से लाते थे। वियतनाम से हमने एक दफ़ा ब्रूड स्टॉक मंगाया था। ब्रूड स्टॉक मदर स्टॉक होता है। अच्छा, ओके। तो जिससे आप हैचिंग करवाते हैं? जिससे हैचिंग करके मेल फीमेल दोनों मंगवाए थे। उसमें हुआ ये कि हमारे एयरपोर्ट पे उन्होंने उसको 24-36 घंटे रोक लिए। और टेम्परेचर वेरिएशन? कोई रेगुलेशन ही नहीं था। वो कह रहे हैं इसको यहाँ पे टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं थी। तो वो हमारा तकरीबन सब वेस्ट हो गया। वेस्ट हो गया। ओह गॉड।
तो अच्छी जर्नी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उससे पहले तो मैंने जो काम मतलब मार्केट में तो ट्रेडिंग ले लो बेच दो बहुत आसान है, पैसे आए चले गए, लेकिन जब श्रिम्प फार्मिंग शुरू की तो उसमें फेलियर्स भी बहुत हुए। इनको तो बच्चों की तरह पालना पड़ता है, मतलब राइट? पहले साल ही हमारे जब आए थे तो पॉन्ड टूट गए थे, काफ़ी चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे थे और मुल्क में भी किसी को एक्सपीरियंस नहीं था। तो पहला साल तो हमने कुछ भी नहीं निकाला, जो पैसे हम तीनों पार्टनर्स ने डाले थे वो सब कुछ डूब गए। वाओ, बट यू डिड नॉट गिव इट अप। नहीं, मैं नहीं। अच्छा, फिर दूसरे साल हम पार्टनर्स ने और पैसे डाले, हमने उसको और ऑर्गेनाइज़ किया। मैं फ़िलीपीन गया, वहाँ से एक्सपर्ट लेके आए, हमने हैचरी बनाई, हमने कहा हम ऑर्गेनाइज होके करते हैं। पहले तो वी जम्प्ड इन, सब कुछ समझ नहीं थी। एक बलोच बंदा मिला था जो ईरान में काम करता था, उसकी भी हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी, उसने हमें जितनी बातें बोली थी हम भी, तो हमें लॉस हुआ। अच्छा, दूसरे साल में फिर हम ऑर्गेनाइज़ हो गए, हम फ़िलीपीन से बंदा लेके आए, हमने अपने डिज़ाइन बेहतर किए, हमारा जो फिर हमने थाईलैंड से मंगाया, पहले हमने ईरान से मंगाए थे। पहले साल हमारा कुछ भी नहीं निकला, 500-600 किलो निकला था। दूसरे साल में वी वर अबाउट टू डू ब्रेक इवन, ओके, नहीं, हम छक्का लगने वाला था माशाल्लाह। लेकिन उसमें ये हुआ, कुछ ट्रेजेडीज़ हुई, कुछ लेट हो गए, हमने बाहर से बायस ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर काम करता है ना, वो प्रीमियम क्वालिटी में काम नहीं करता, क्योंकि हमारे बोट पे फैसिलिटी नहीं है, हम अपनी चीज़ों की कदर करते नहीं हैं। झींगा जब आप पकड़ते हो वो फ्रेश होता है, लेकिन उसके बाद की जो पोस्ट हार्वेस्ट केयर है वो पाकिस्तान में ज़ीरो है। तो हमारे पास बी कैटेगरी आता है। तो मैंने कहा यार, अब अगर हमें ए कैटेगरी की प्राइस लेनी है, हमने जापान में लोगों से बात की, हमें हार्वेस्ट में डिले हो गया। ओहो, तो जो हार्वेस्ट हमें 5 महीने में करनी थी वो हम 8 महीने खींच गए। सीज़न ऑफ हो गया, सर्दी कोल्ड शुरू हो गई। तो हार्वेस्ट से पहले कराची में उस वक्त आई थी कोल्ड वेव, और टेम्परेचर गया था 2 डिग्री तक। वो पिछले 15 साल का कराची का वो लोएस्ट ही है। तो अब हमारे, क्योंकि हमने क्रॉप लंबी खींच दी थी, तो स्लज जो अनईटन फीड होती है वो स्लज जमा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें हमारे टाइगर श्रिम्प थे, और अली भाई वो आप समझे एक झींगा इतना था। तो जब वो कोल्ड आई तो वो जो टाइगर श्रिम्प है वो बॉटम फीडर है, वो अपने आप को मिट्टी में छुपा लेता है। तो जब उसने छुपाया तो वो सारा स्लज था, उससे जो केमिकल रिलीज़ हुए उसकी वजह से जब 2 दिन बाद हमने हार्वेस्ट की तो समझे पानीपत का मैदान, जंग का मैदान था, हर तरफ झींगे मरे हुए पड़े हुए। वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई 20 करोड़ रुपए की क्रॉप, और हमने कुछ निकाली 6-7 लाख रुपए की। तो नज़र आ रहा था। आप सीखते जो हमारे यहाँ पे लोग करते हैं, मुर्दा खिला देते हैं कराची में लोगों। वो तो झींगा ऐसी चीज़ नहीं ना, झींगा ऐसी चीज़ है कि अगर उसको सही तरीके से आपको प्रोसेस करना है, यू डू चिल किल, और उसको आप स्लज में जाके फ़ौरन स्टोर करते हो, मतलब आप उसको किल भी चिल किल करते हो। अच्छा, स्लज बनाया हुआ था उसको डालते हो ताकि वो अपना एक्चुअल फ्लेवर मेंटेन कर सके, उसका सर भी हो। तो वो ए ग्रेड श्रिम्प में 1 मिनट। So you lost that because of the temperature and problems with the जो bottom. हमारी उसमें बहुत सारी हमारी भी लालच भी थी कि हम, मैंने लालच सुना था कि हाँ। आमिर भाई और उनके पार्टनर्स चाह रहे थे कि जापानी पैसा आ जाए, हालांकि आपको ऑफर आ गई हुई थी। ऑफर आ गई हुई थी, वो ऑफर अच्छी नहीं थी, मतलब वो ऑफर इसलिए अच्छी नहीं थी कि वो एक्सप्लॉयटेशन की बेस पे थी। समझ गया, इनको पता नहीं है। नहीं, एक्सप्लॉयटेशन की, क्योंकि अभी इस वक्त जो हमारी फिशरीज की इंडस्ट्री है ना, वो पूरी एक्सप्लॉयटेशन की बेस। आई नो, क्योंकि ये जितने बड़े बायर्स हैं ये लोगों को एडवांस पे करके देते हैं, उनको उधार में रखते हैं, तो फिर उनको पे नहीं करते। चले इस पे भी 1 मिनट बात कर लेते हैं। जो सुबह हमारे मछेरे मछली पकड़ के लाते हैं, सुना है हर बोर्ड पे भी बता है, फिशरीज का भी है, मिनिस्ट्री का भी है, ये चल रहा है। हाँ, सब कुछ है, अभी तक चल रहा है। हाँ, सब कुछ चल रहा है। वापस आते हैं, छोड़े आमिर की जर्नी पे आए थे। चले वो श्रिम्प वाला हो गया, उसके बाद वो तो सारी पूरी क्रॉप हमारी खत्म हो गई। मेरे जितने पार्टनर्स थे वो भी सब भाग गए। Then your mother was not well, you went to take care of her and then वो बात की बात है, ये तो बात है 2012 की। उसके बाद फिर आपने वापस इनहेरिट कर लिया, 2 पार्टनर भाग गए। 2 जो मेरे पार्टनर थे उन्होंने कहा भाई अब नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात हमसे ना हो पाएगा। मैंने 3rd ईयर मैंने कहा खुद करें, इधर उधर से कुछ चीज़ें बेची, कुछ किया, मैंने कहा छोड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि बैड लगता ना, गलती भी थी हमारी, अपनी गलतियां भी थी, सीख भी रहे थे। मैंने कहा हिम्मत तो नहीं हारूंगा। तो तीसरे साल भी कुछ थोड़ी बहुत क्रॉप निकाली, पहले से बेहतर निकाली, लेकिन स्केल डाउन कर लिया, 4 पाउंड पे आ गया मैं। लेकिन 4 पाउंड पे फिर मैं एरिएटर लेके आ गया, टेक्नोलॉजी उसको थोड़ा सा इंटेंसिव कर दिया। तो उस बीच में फिर फैसल भाई से मुलाकात हुई मेरी, और फिर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने एक जॉइंट वेंचर किया। वो लोग आ गए, वो हम लोगों ने थाईलैंड से और लोग लाए, तो फिर उसके बाद चीज़ें सक्सेस की तरफ चली गई। लेकिन सक्सेस भी कमर्शियल सक्सेस नहीं था।
अच्छा, लोग कहते हैं कि लोग तो पाकिस्तान में सब पूछते हैं कि अच्छा भाई तुमने ये 5 करोड़ रुपए का माल निकाला, पैसे कितने बचे? उसमें हमें पैसे नहीं बचे। एक जगह हमारा ब्रेक इवन हुआ, एक जगह हमारा लॉस हुआ। अब समझने की बात यह है कि पैसे क्यों नहीं बचे, जब आपके सारी चीज़ों के इनपुट 25% महंगा होगा और आपकी सेलिंग प्राइस इंटरनेशनल मार्केट से 40% सस्ती होगी, तो आप उसमें प्रॉफिट नहीं करते। करेक्ट। लेकिन आई वॉज हैप्पी कि हमने इस वक्त भी वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर का रिकॉर्ड है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए 3 एकड़ से हमने निकाले थे रेवेन्यू। आमिर भाई को यहाँ पे रोकेंगे बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू स्टे अराउंड एंड वॉच द सेकेंड एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी आमिर डैडी के साथ अगले एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।